नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में क्लास 6 का सिविक्स का थर्ड चैप्टर, तीसरा चैप्टर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो ऑल टीटी सभी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो सीटेट हो चाहे कोई भी हो। आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और अपना नंबर बढ़ाएंगे। तीसरा अध्याय है सरकार क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्याय 3 सरकार क्या है। अपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा और इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकारें क्या कहती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं। अगर यहाँ पर कह रहे हैं कि अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच अंतर क्या है, चलिए पढ़कर हम इसमें पता लगाते हैं। आगे यहाँ पर कुछ विज्ञापन है, आप इसे देख लीजिए। कह रहा है कि सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। अब इसी से हम समझेंगे। अब कैसे समझेंगे, देखिए। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती हैं। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित होते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती हैं। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती हैं और इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती हैं, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घिरती हैं, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती हैं। अगर यहाँ पर कह रहा है कि जैसे अभी का समय है, पूरा विश्व कोरोना से ग्रस्त है, तो यहाँ पर सरकार की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से यहाँ पर भी समझाया गया है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। ऐसा प्रश्न बनेगा कि न्यायालय किसका अंग है, तो न्यायालय सरकार का ही अंग है। शायद आपको यह जानकर के आश्चर्य हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकेंगे। कुछ नियमों की जरूरत होती हैं जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती हैं ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती हैं। वह नियम बनाती हैं, निर्णय लेती हैं और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उसे लागू भी करती हैं। यदि ऐसा प्रश्न वहाँ पर आ जाए सीटेट में कि निर्णय कौन लेता है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू कौन करता है, तो आप यहाँ पर देख लिया कौन करता है, तो सरकार। आगे देखिए, कुछ उदाहरण से हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कुछ चित्र दिया हुआ है। ये जो चित्र है यह है सुप्रीम कोर्ट का, और ये चित्र है आपका भारत पेट्रोलियम, और ये जो चित्र है आपका वो है रेल मंत्रालय। तो अब देखिए कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं,
जैसे सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम और भारतीय रेल। ऐसा प्रश्न यहाँ से लिया जाएगा कि न्यायालय किसका अंग है, तो आप देख लिए सर्वोच्च न्यायालय किसका अंग है, भारत पेट्रोलियम किसका अंग है, भारतीय रेल किसका अंग है, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये सरकार का अंग है। आगे है आपका कि सरकार के स्तर। अब सरकार कई प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती हैं। स्थानीय स्तर पर सबसे पहले कौन सा स्तर है, स्थानीय स्तर, राज्य के स्तर और राष्ट्रीय स्तर। कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। तो स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती हैं। मानचित्रों को देखेंगे अभी हम। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चल कर के पढ़ेंगी कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती हैं और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगी। सबसे पहले हम इस नक्शा को देख लेते हैं, आप भी इसे देख लीजिए और इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और ध्यान से आप देखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए, भारत प्रशासनिक प्रभाग 2011। यहाँ तो बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है, आपको उतना समझ में भी नहीं आएगा। नोट यहाँ पर कुछ देख लीजिए। आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। ये प्रश्न आ सकता है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। सरकार एवं कानून, अब हम इसको देखते हैं। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने को कहते हैं। केवल यह वही तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती हैं। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे, जैसे अभी किया जा रहा है। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास में लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून की ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म का या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया है तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। अब यहाँ पर देखिए, अब कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें था, उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी दूसरे कानून को लेकर के यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी होता है। अब जैसे कोरोना के ऊपर में अभी भारत सरकार का कुछ ऐसा नियम बनाया गया है कि आप 9 बजे से लेकर के और 5 बजे तक बाहर नहीं निकलेंगे। अब उसे कैसे मानना होगा, उसी के बारे में यहाँ पर कह रहा है। अब देखिए, सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। अब सरकार कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देता है। कौन देता है लोकतंत्र में? लोग, हम लोग, आप लोग, क्योंकि हम लोग वोट देके ही सरकार को चुनते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है
और सफाई देनी होती हैं। एक दूसरी तरफ की सरकार होती हैं, जिसे अब कौन सी दूसरी तरह की सरकार होती हैं देख लीजिए, जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास में रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। अब आपसे यदि पूछ लिया जाए कि लोकतंत्र वाली सरकार कैसी होती है और राजतंत्र वाली सरकार कैसी होती है, तो लोकतंत्र वाली सरकार तो हमने देख लिया। लोकतंत्र वाली सरकार को हम और आप ही चुनते हैं, लेकिन राजतंत्र का जो सरकार होता है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलती हुई आती हैं। उसको निर्णय लेने में और निर्णय क्यों लिया, कैसे लिया, ये सब बताने की जरूरत जनता को नहीं पड़ती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये देख लीजिए, ये राजा वाला यही राजा है, यही राजतंत्रीय सरकार, और मोदी जी वाला सरकार जो है वो है आपका लोकतंत्रीय सरकार। ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ से कई बार प्रश्न जो है वो पूछा गया है। अब देखिए कुछ उदाहरण से हम समझते हैं। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उसको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के 2 कारण लिखिए। दूसरा, आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगी और क्यों? तीसरा, नीचे दिए गए कथनों में जो गलतियां हैं उन्हें सुधार कर लीजिए। अब देखते हैं सुधार करके क्या गलतियां हैं। राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। हमने अभी आपको बताया है क्या छूट होती है, नहीं होती है, तो ये गलत है। लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है, बिल्कुल नहीं होती हैं, क्योंकि लोकतंत्र में राजा होता ही नहीं है। उसके बाद राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा किए गए निर्णय पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, बिल्कुल नहीं उठा सकते हैं। चलिए आगे हम लोकतांत्रिक सरकार के बारे में भी कुछ और जान लेते हैं। भारत एक लोकतंत्र है। क्या है? भारत लोकतंत्र है। यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार ही बनाई जाती हैं। आपने सुना होगा, जनता ने, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, यही है लोकतंत्र। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसीलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। आगे कह रहा है आपका कि लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बन करके खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और ये प्रतिनिधि मिलकर क्या करती हैं? तो सरकार बनाती हैं। सारी जनता के लिए क्या करते हैं ये लोग? निर्णय लेते हैं। अब कुछ ऊपर दिया हुआ था, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, आपको बता देते हैं, फोटो भी दिखा देते हैं। देखिए, मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही से निशान लगाया जाता है ताकि यह केवल एक वोट दे सके। ग्रामीण मतदान केंद्र का यह दृश्य है, इसलिए लगा दिया जाता है कि वो सिर्फ एक ही वोट दे सके। एक आदमी कितने वोट देने का हकदार है? तो एक। इस बात को भी ध्यान रखना है, कहीं आप ऐसा नहीं लिख वहाँ पर टिक लगा दीजिएगा कि चोरी छुपे 5 बार दे दिया वोट। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती है जब तक कि वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। वयस्क का मतलब क्या होता है? जो बूढ़े बुजुर्ग हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देते थे? अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों, अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश
उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। ये पहले की बात यहाँ पर कही जा चुकी, मतलब कह रहे हैं ये लोग। देखिए, भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में, कितने में? सन 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास में संपत्ति है वह वोट दे सकता है। ऐसा आ जाएगा प्रश्न, यंग इंडिया पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई? तो गांधी जी के द्वारा। कब? तो 1931 में। इस बात को ध्यान रखना है, यहीं से प्रश्न उठाता है बीच बीच में से, इसलिए बारीकी से देखिए। लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहा करके ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। यदि ऐसा भी प्रश्न आ जाए कि यह शब्द किसने कहा था या ये वाक्य किसने, मतलब ये पूरी लाइन किसने कही थी, तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि महात्मा गांधी ने कहा है। आगे देख लीजिए थोड़ा सा, ये भी है बहुत बड़ा टॉपिक। संसार में कहीं भी सरकारें ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पर पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। कहाँ पर? महिला मताधिकार आंदोलन, और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। अब ऐसा प्रश्न आ जाए कि सफरेज मूवमेंट किसे कहते हैं, तो महिला मताधिकार आंदोलन को कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसीलिए महिलाओं को क्या किया, उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा है। महिला मताधिकार आंदोलन की स्थितियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के मताधिकार की मांग की है और उनकी आवाज़ सुनी जाए। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न आया है कई बार, इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप यहाँ से कुछ नोट्स भी बना लीजिएगा। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला था? 1920 में। जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह मताधिकार कब मिला था? तो 1928 में। ये सब बातें आप लोग नोट्स कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है और यहाँ से प्रश्न कई बार आया भी है। अब इस तालिका में आप जो भी दिया हुआ है देख लीजिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर के आपने जो अभी पढ़ा है उसी नज़रिए से इसको सही गलत में भरिएगा, अभ्यास कीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमने जो अभी टॉपिक पढ़ा है वो हमें समझ में आया कि नहीं आया। अब अभ्यास के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, उसे भी आप देख लेंगे। यहाँ से जो जो हमने पढ़ा है वो सब आ गया है। तो आज हमने तीसरा अध्याय आप लोगों के बीच में रखा। आप लोगों से फिर मैं दोबारा विनम्र निवेदन करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि एक नंबर से कई बार ऐसा होता है कि सीटेट रह जाता है। तो हमारे चैनल से यदि किसी अभ्यर्थी का, किसी छात्र का सीटेट निकल जाता है तो हमें बहुत खुशी होगी, और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मुझे उस मेहनत को करने में और भी दिलचस्पी बढ़ेगी। और हमारे चैनल पे संस्कृत
का भी बहुत सारा वीडियो है, उसे भी आप देखिए। मनोविज्ञान साइकोलॉजी का भी है, उसे भी आप देखिए। आगे मैं बहुत सारा कुछ लेकर के आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।